अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? कैसे हैं आप सब? अच्छा, सबसे पहले तो आप लोग अपनी अटेंडेंस लगा लें। उसके बाद आज हम पीएचपी अरेज हमने पिछली दफ़ा देखी थी। अरेज में मतलब हमने एडवांस चीज़ देखी थी कि मल्टी डिमेंशनल एसोसिएटिव अरेज तक हम गए थे कि ये हमने देखा था पहले एसोसिएटिव अरेज क्या होती हैं, फिर हमने देखा था मल्टी डिमेंशनल एसोसिएटिव अरेज क्या होती हैं। आज हम थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे आखिरी में जो अरे बनाई थी हमने। और उसके बाद ना हम कुछ इम्पोर्टेंट अरे के फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अब वो अरे के फंक्शंस क्या होते हैं, अरे के फंक्शंस को हम देख लेंगे। अच्छा, यहाँ पे पहले मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको हम देख लेते हैं। Regarding Bootstrap and GitHub, if we make two or more websites in Bootstrap, तो क्या उसे GitHub के सोर्स से ऑन करने के लिए हमेशा यूजर नेम वाला नेम एंटर करना होगा? अगर वेबसाइट किसी इवेंट मैनेजमेंट की बनाई और दूसरी शादी पर, फिर पोस्ट में यूजर नेम से ही एंटर होगी। हाँ जी, असल में ना गिटहब जो एक आपको एक पेज देती है होस्ट करने के लिए, और वो पेज होता है यूजुअली आपके कह लें कि पोर्टफोलियो या आपकी कह लें आपकी अपनी पर्सनल वेबसाइट के लिए। ठीक है, क्योंकि गिटहब पे आप काम कर रहे होते हैं और अ, किसी ने अगर आपको अप्रोच करना है, किसी ने देखना है आपको कि क्या क्या आपके पास स्किल्स हैं, तो वो आपकी गिटहब की वेबसाइट गिटहब के पेज को देख सकता है। ठीक है, तो वो उन्होंने एक पेज इसलिए दिया हुआ। ठीक है, गिटहब आप फ्री होस्टिंग सर्विस नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने होस्टिंग करनी है किसी इवेंट मैनेजमेंट की या उस तरह की वेबसाइट की, तो आपको होस्टिंग परचेज करनी पड़ेगी और उसके बाद आप फिर उस पर अपनी वेबसाइट बना सकते हैं बूटस्ट्रैप की, या जिस मर्जी की भी वेबसाइट बनाए उस पर। तो वो होस्टिंग पे डिपेंड करता है आपने किस तरह की होस्टिंग परचेज की है। ठीक है, तो काइंडली गाइड मी, आई ऑल्सो पोस्टेड माई क्वेरी इन जनरल। मैंने नेम चेंज किया बट मेरे गिटहब एरर दे रहा है। I made a folder in GitHub and there is a repository with my username, but the HTML file name is changed. अच्छा, आप अपना GitHub का नेम शेयर करें। मैंने आपकी क्यूरी देखी है, उस पर किसी ने आंसर तो किया, स्टिल जैम्प नॉट इंस्टॉलिंग। सर आप अपना सलमान आप अपना एरर शेयर करें उसके ऊपर, जनरल के ऊपर स्क्रीनशॉट के क्या कौन सा जैम्प का क्या एरर आ रहा है। ठीक है, वालेकुम सलाम रज़ा। अच्छा, आपका मैं देख लेता हूँ। अच्छा, 404 है आपका। फाइल नेम क्या है, यूजर नेम? ये मैं इधर से देख लेता हूँ। महरीन शाह। इसमें CSS की फाइल दिखा दी, HTML की फाइल मिसिंग है। ठीक है, ये इवेंट डिकोर डॉट HTML अगर आप लिखती हैं तो शायद इससे आ जाए। आप इसको इंडेक्स डॉट HTML कर देंगे तो शायद वो आ ही जाएगा। इवेंट डिकोर डॉट HTML, ये फाइल है आपकी। ये आपने फाइल का नाम रखा हुआ है इवेंट डिकोड डॉट एच टी एम एल। असल में होता है कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ना बाय डिफॉल्ट उस वाली फाइल को सर्च करता है। ठीक है, अगर आपने फाइल का नाम कुछ और रखा हुआ ना तो आपको वो वाला नाम रखना पड़ेगा फाइल का। ठीक है, तो ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल अगर होती तो मुझे ये इवेंट डिकोड डॉट एच टी एम एल ना लिखना पड़ता। ठीक है, तो पेज डॉट एच टी एम एल या इंडेक्स डॉट एच टी एम एल इस तरह की चीज़ लिख लें आप, तो आपको ये नज़र आ जाएगा। ठीक है, होपफुली आपका। अच्छा, सलमान अपना स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। आपका मसला समझ आ गया। आप ये जो इवेंट डिकोड डॉट एच टी एम एल का पेज है इसको इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का पेज के नाम से रखते हैं। ठीक है, अच्छा, ये कह रहा है अच्छा, ये वही वाला मसला है यार। आप
अगर विंडोज 10 कर लें 64 बिट, ये तो उससे मसला तो पक्का पक्का सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका चलें, इसको ना मैं बाद में देखूँ, बाद में ना मैं आपसे यहीं पे ही क्वेश्चन वगैरह पूछूंगा, 2-3 उसके जवाब दीजिएगा, फिर हम इसको देख लेंगे, ठीक है। नहीं तो इसका आसान हल ये है कि विंडोज़ आप कर लें, क्योंकि देखें एक जो DLL है वो है इन विंडोज़ के अपने फ्रेमवर्क, उसकी DLL मिसिंग है, ठीक है। तो अगर आप विंडोज़ कर लेते हैं तो वो वाला मसला वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, हम देख रहे थे किसी और का क्वेश्चन है तो वो भी पूछ ले, मैं इसको देख लूंगा यहाँ पे। हम्म, अच्छा, हम क्या देखने लगे थे? हाँ, PHP एरेज को। अच्छा, आखिरी दफा हमने देखा था कि अरेज जो है वो एक मिनट, मैं लेक्चर खोलूँ, कोड खोल लूँ उससे हम, क्योंकि हमने मेरे ख्याल में वेंसडे को लास्ट देखी थी PHP, उसके बाद हमने कुछ फ्रीलांसर को देखा था। हम स्टार्ट भी कर लेते हैं। ये स्टार्ट हो गया, HT डॉक्स में जाते हैं और ये PHP। हमने ये देखा था कि हमने ना मल्टी डिमेंशनल एसोसिएटिव अरे बनाई थी। अब मल्टी डिमेंशनल एसोसिएटिव अरे का क्या मतलब है कि ऐसी अरे जिसमें हमने अरेज अरेज के जो इंडेक्स थे ना उनको नाम दे दिया था, और अरे और मतलब कह लें कि अरेज के अंदर और अरेज थी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक टेक्निकल की अरे बनाई मैंने, ठीक है। इस उस अरे के अंदर मैंने 3 इंडेक्स रखे। अब इंडेक्स पे मैंने क्या रखा, इंडेक्स पे मैंने नाम रखा, ठीक है, और और उसके आगे फिर मैंने वैल्यूज असाइन कर दी, ठीक है। यहाँ तक तो ये वाली बात क्लियर हुई। फिर मैंने उन अरेज को जिस तरह से ये टेक्निकल की अरे थी, इसको भी मैंने इनके इंडेक्स को भी नाम रख लिया, ठीक है। फिर हमने फॉर ईच लूप से इन सारों को प्रिंट करवाया, ठीक है। अब डॉलर हीरोज का क्या थी, हमारी मेन टॉप लेवल की अरे थी, ठीक है। एज डोमेन वैल्यू ले लिया हमने, ठीक है। अब जो ये डोमेन है, ये हमारी जो इनर अरेज होंगी उनके नाम थे, ठीक है। तो ये हमने डोमेन प्रिंट करा ली, ठीक है। अब ये जो वैल्यू थी, अब ये क्या थे, ये इनर अरेज इसके अंदर आ गई। अब इस इनर अरे को दिखाने के लिए हमने एक और फॉर ईच लगाया, ठीक है। अब उस फॉर ईच लूप में भी जो इनर अरेज थी उसका नाम था और इनर अरेज की वैल्यूज थी, ठीक है। और फॉर ईच लूप आपको पता है क्या काम करता है कि फॉर ईच लूप हमारी जो अरेज होती हैं या ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सारों को वन बाय वन वो कह लें कि आइटरेट करेगा, ठीक है। तो फॉर ईच लूप से हमें फॉर लूप लगाना बच जाता है। हम्म, अच्छा, हाँ, तो हम बात कर रहे थे PHP के अरेज की फंक्शंस की, ठीक है। अब ये फंक्शंस क्या होते हैं? अब क्योंकि हमने अरेज बना लिए, लेकिन अरेज से हमने ना बहुत सारे काम लेने होते हैं। तो PHP क्या करती है, PHP हमें कुछ बिल्ट इन फंक्शंस दे देती है, जिससे हम जब भी अरेज यूज करते हैं ना तो वो वाले फंक्शंस हमें काफी ज्यादा काम दे देते हैं, ठीक है। You have already seen a list of each function, but PHP comes with numerous other functions for handling arrays, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है हमारा वो है इज अरे, ठीक है। अब ये इज अरे का फंक्शन क्या करता है, ये आर्ग्यूमेंट में एक वेरिएबल लेता है इज अरे, और हमें बताता है कि जो ये वेरिएबल हमने लिया है वो एक अरे है या हमारे पास एक वेरिएबल है। अरेज एंड वेरिएबल शेयर द सेम नेम स्पेस। इसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये अगर हम देखें डॉलर फ्रेड, अगर हम हमारे पास कहीं लिखा हुआ है तो मेरे पास कोई तरीका नहीं है ये बताने का कि ये एक अरे है या एक वेरिएबल है, क्योंकि दोनों को हम
एक ही जैसे लिखते हैं, ठीक है। डॉलर फ्रेड अरे भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकता है। This means that you cannot have a string variable called $fred and an array also called $fred. If you are in doubt, your code needs to check whether a variable is an array. You can use the isArray function. ठीक है। Note that $fred has not yet been assigned a value and undefined variable message will be generated. ठीक है। अगर डॉलर फ्रेड में ना अरे हो ना वेरिएबल हो तो अनडिफाइंड वेरिएबल आ जाएगा। ठीक है। तो डॉलर फ्रेड को कोई वैल्यू जरूर असाइन होनी चाहिए। अच्छा, इस फंक्शन को हम चेक करते हैं। अच्छा, अब ये इधर रे की जरूरत क्यों पड़ती है? इधर रे की ये बड़ा काम का फंक्शन है और इसकी हमें ना बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब देखें कि अगर हम इस तरह से करते हैं कि मैं करता हूँ इसको डॉलर ई रोज का, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे ये एरर आ जाएगा और जो दूसरे वाला है फॉर ईच वाला, ये वाला कोड चल जाएगा। ठीक है। देखें, पहले एरर आएगा मेरे पास, नो एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन इन लाइन। ठीक है। तो ये एरर आ रहा है मेरे पास। अब ये एरर से बचने का क्या तरीका है? ठीक है, हम चेक करते हैं कि ये अरे है या नहीं है। ठीक है। हमें हर दफा जो भी अब जो आपने कोड लिखना होगा वो यूजुअली कहाँ से आ रहा होगा? आपके पास डेटाबेस से आ रहा होगा। ठीक है। अब डेटाबेस से आपके पास क्या चीज आई है? जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू आई है वो अरे है या एक सिंगल वैल्यू है, सिंगल वेरिएबल है, इसके बारे में तो आप कुछ नहीं ना कह सकते। ठीक है। तो अब इसको चेक करने का क्या तरीका है? हम यहाँ से देखते हैं इफ इज अंडरस्कोर अरे, ठीक है, और डॉलर ईरोज का यहाँ पे दे देंगे। ठीक है। अगर अरे है तो ये काम करे, लेकिन अगर अरे है तो हमने ये काम नहीं करना, हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे कि अगर अरे नहीं है तो ये काम करे, एल्स फिर ये फॉर ईच वाला काम करे। ठीक है। तो अब क्या होगा? अब हमारा एरर नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ई रोजगार को मैं यहाँ पे अभी तो वैल्यू नहीं है तो मैं इसको चलाता हूँ तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा। ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डॉलर ई रोजगार में वैल्यू चेंज करता हूँ इज इक्वल टू 1 कर देता हूँ, ठीक है, अब ये सारी अरे चली जाएगी। ये सारी जो ऊपर वाली वैल्यूज थी, अब खाली ई रोजगार की वैल्यू क्या है? 1 है। अब क्या होगा? अब ये ऊपर वाला कोड चलेगा, अब ये नीचे वाला कोड नहीं चलेगा। यहाँ पे देखिएगा, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब ये 1 आ रहा है मेरे पास। 1 क्यों आ रहा है? क्योंकि देखा कि अब जो है ये डॉलर ई रोजगार अरे नहीं है तो क्या करेगा? तो ये वाला कोड चलाएगा। ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा फंक्शन है इजरे का, लेकिन बहुत यूजफुल फंक्शन है। जब भी आपने पीएचपी में अरे इस्तेमाल करनी होगी या कोई किसी भी वेरिएबल को इस्तेमाल करना होगा जिसको आपको शक पड़ेगा कि ये इसमें अरे भी हो सकती है, इसमें सिंगल सिंगल वैल्यू भी हो सकती है, तो आपने ये इस अरे का फंक्शन यूज करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो क्या होगा कि एरर आ सकता है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता कि कभी वो उसके अंदर कह लें कि वेरिएबल की वैल्यू हो सकती है एक सिंगल, और कभी उसके अंदर पूरी की पूरी अरे हो सकती है। ठीक है। अच्छा, अब हम आगे आ जाते हैं। दूसरा फंक्शन है आज का हमारा इंपॉर्टेंट, काउंट का। ठीक है। अब काउंट का फंक्शन क्या करता है? Although each function in for each as loop structure are excellent ways to walk through arrays contents, sometimes you need to know exactly how many elements there are in your array. तो ये कहता है कि फॉर ईच से हम सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले तो करवा लेते हैं अपनी अरे के अंदर, लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे सिनारियोज होते हैं जिसमें हमने ये देखना होता है कि हमारी अरे की टोटल वैल्यू कितनी है। ठीक है। अरे के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कितने पड़े हुए हैं। Particularly if you will be referencing them directly, the count all to count all the element in the top level of array, use the command such as this. अच्छा, अब काउंट को हम दो तरीके से यूज करते हैं। एक तो सिंपल काउंट है, ठीक है, हम इसको डिलीट कर देते हैं और यहीं पे ना लिख लेते हैं काउंट। हमारी अरे का नाम क्या है? हीरोज का। अब देखते हैं क्या रिटर्न करता है। अच्छा, इको कराना है, सॉरी, ये कुछ रिटर्न करेगा और उसको हमने
बल्कि हम यहाँ पे इस तरह लिखते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये क्या कह रहा है, इसको ना हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। अच्छा ये कह रहा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द अरे इज 3। ठीक है, ये कह रहा है कि अरे के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। अच्छा अब ये हमारी अरे के अंदर तो कितने एलिमेंट्स हैं, 3 ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं, और ये 3 एक्चुअल अरेज के भी एलिमेंट है। तो ये क्या करता है, काउंट क्या मुझे रिटर्न कर रहा है काउंट ई रोजगार मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, ये ई रोजगार के अंदर इस अरे के 3 एलिमेंट्स हैं। अब हमारे पास क्या है, ये जो 3 एलिमेंट्स हैं ये खुद भी अरे हैं। ठीक है, तो खाली जो काउंट है वो क्या करेगा, खाली काउंट हमारे पास जो टॉप लेवल अरे के एलिमेंट्स होंगे उनको डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है, द नंबर ऑफ टॉप लेवल एलिमेंट्स इन अरे इज दिस। ठीक है, तो अब जो हम ये जो 3 काउंट है ना हमारे पास, ये टॉप लेवल अरेज का खाली। ठीक है, अब हम एक और काम करते हैं। अगर मैंने देखना है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है, टॉप लेवल और बॉटम लेवल मिला के, ये हम देखते हैं। ओह सॉरी, फंक्शन तो मैंने चेंज किया नहीं। अच्छा अब ये क्या कहता है, अब ये अगर इसको यहाँ पे भी लेके आएंगे ना आप, तो यहाँ पे देखें ये दो चीजें मांग रहा है। एक वेरिएबल कि किस सॉरी एक वो अरे कि किसका आपने काउंट लेना है, और दूसरी चीज मोड। ठीक है, अब ये मोड दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक तो सिंपल है, और एक ये अगर मैं यहाँ पे 1 डाल देता हूँ तो ये दूसरे मोड में काम करता है हमारा फंक्शन। अब दूसरा मोड क्या है, वो सारे के सारे एलिमेंट्स मुझे बता देगा कि टॉप और कह लें कि डाउन लेवल के अंदर कितने टोटल एलिमेंट्स हैं। तो अब इसने क्या कहा है, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन अरे इज 10। ठीक है, 3 ये हो गए, 1 2 3। ठीक है, जो हमें ये ऊपर टॉप लेवल एलिमेंट्स बता रहे, टेक्निकल, कंटेंट, मार्केटिंग, क्रिएटिव, ये 3 हो गए। और उसके अंदर कितने हैं, 4 5 6 ये टेक्निकल के, 7 8 कंटेंट मार्केटिंग के, 9 10 ये क्रिएटिव के। ठीक है, तो काउंट का फंक्शन क्या करता है, काउंट का फंक्शन हमारे लिए दो तरीके से काम करता है। एक तो सिंपल तरीके से कि हमें पता चल जाता है कि टॉप लेवल अरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो हम काउंट ई रोजगार कर लेंगे। अगर हमने देखना है कि टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, तो काउंट ई रोजगार, और फिर मैं एक और आर्ग्यूमेंट दे दूंगा उसको कॉमा 1 करके। ठीक है, ये तो पता है ना आपको, ये आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। आर्ग्यूमेंट का मतलब वो होता है कि इस सिनेरियो के लिए ये फंक्शन काम करे। ठीक है, क्वेश्चंस ले लेते हैं आपके लिए। हाँ ये विंडोज 10 बूटेबल, यार बूटेबल ना आपने खुद बनाना होता है। तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, एक बूटेबल बनाने का टूल भी है, वो भी शेयर कर दूंगा मैं। तो क्लास के बाद ना इसको मैं बल्कि मैं ना इसको रिमाइंडर लगा लेता हूँ। क्लास के बाद ना हम, मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा, और वो भी बता दूंगा। 1 क्यों लिखा, 1 हमने यहाँ पे लिखा था, कब लिखा था 1, हाँ 1 हमने यहाँ पे लिखा था ई रोजगार को ना, ये ई रोजगार पूरी अरे थी। अब मैंने 1 क्यों लिखा था, 1 इसलिए लिखा था कि मैंने ई रोजगार की ना सारी की सारी वैल्यू
डॉलर ई रोजगार इज इक्वल टू 1 अगर मैं करता हूँ, तो अब क्या होता है कि पहले तो ई रोजगार में अरे थी, अब ई रोजगार क्या बन गया, सिंपल वेरिएबल बन गया। ठीक है, तो अब ये वाला फंक्शन अगर मैं करता हूँ, ये वाला काम करता हूँ, तो मेरे पास एरर आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि अगर तो अरे नहीं है तो सिंपल इको कर दे रोजगार, अगर अरे है तो उसके अंदर फिर ये वाला काम करना पड़ेगा कि कितने एलिमेंट्स हैं कितने एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे और कुछ नहीं आएगा, खाली हमारे पास ये 1 आ रहा है और नीचे वार्निंग इसलिए आ रही है क्योंकि बाकी सारी जो कोड है वो ये वाला जो कोड है वो हमें, बल्कि इसको यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स लगा देता हूँ, एक एल्स यहाँ पे, ठीक है, ये ठीक है। तो अगर मैं 1 कर देता हूँ तो ये एक कह लें कि आपके पास एक वेरिएबल बन जाता है, लेकिन अगर ये वेरिएबल नहीं है तो फिर ये फॉर ईच वाला काम करेगा और हमारे पास ये सारे कोड इस तरह से काम कर रहा होगा। ठीक है। ठीक है, तो अगर आप सिंगल डायमेंशनल एरे को देखते हैं तो सिंगल डायमेंशन के टॉप लेवल एलिमेंट्स ही होते हैं, तो वो सारे एलिमेंट्स एक ही दफा में बता देगा। The second parameter is optional and sets the mode to use. It should be either a zero or to limit counting on top level elements. अगर जीरो होगा या अगर आप नहीं भी डालते तो वो क्या करेगा, खाली टॉप लेवल एलिमेंट को देखेगा। अगर 1 होगा तो रिकर्सिव काउंटिंग फॉर ऑल सब अरेज एलिमेंट, तो जितनी भी नीचे अरेज होंगी, 2 अरे 3 अरे 4 अरे जितनी भी अरेज होंगी उन सारों को ये, अगर मैं ये 1 डालता हूँ कॉमा 1, तो वो उनको भी काउंट करेगा। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम आगे सॉर्ट के ऊपर। सॉर्ट का फंक्शन क्या करता है? सॉर्टिंग इज सो कॉमन इन पीएचपी, sorting is so common that PHP provides a built-in function. In its simplest form, you would use it like this. ठीक है, sort और उसके अंदर रे का नाम लिख देंगे। अच्छा, सॉर्ट काफी यूजफुल फंक्शन है। कई दफा आपने देखा होगा कि आपने अगर कुछ कोई एप्लीकेशन बनाते हैं उसमें नाम है आपके पास कुछ, ठीक है, अब उन नाम को आपने किसी ऑर्डर से अरेंज करना है। ठीक है, अब हर बटन के ऊपर आप फिल्टर भी लगा सकते हैं कि आपने उसको टॉप टू डाउन असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना है, कौन सा फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स स्टोर आपने कोई बनाया है तो उसमें एक फंक्शनैलिटी है कि आपने जो ऊपर वाली सबसे ऊपर सबसे सस्ती चीज आ रही है, सबसे नीचे सबसे प्राइस के हिसाब से आपने सॉर्ट किया। ठीक है, तो अब वो सॉर्ट किस तरह से होता है? वो सॉर्ट होता है सॉर्ट के फंक्शन से। ठीक है, अब सॉर्ट का फंक्शन किस तरह से काम करता है? सॉर्ट का फंक्शन काफी सारे काम कर देता है, मतलब काफी सारे तरीकों से काम कर देता है। हम बेसिक अगर सॉर्ट का फंक्शन देखें, पहले तो मेरे ख्याल में हमारी अरे वैसे ही सॉर्टेड है 10 20 30 40 50 60 70। ठीक है, तो मैं अगर सॉर्ट करता हूँ तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर मैं पहले यहाँ पे सॉर्ट कर लेता हूँ। और सॉर्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल में अभी इस तरह से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब मैंने सॉर्ट किया। अच्छा, एक फर्क पड़ता है। अब उसमें भी उसने क्या किया कि उसने 0 1 2 कर दिया मेरे एलिमेंट्स को। ठीक है, जो मैंने नाम दिया हुआ था ना, कह लें इसको अपने अरे को, ठीक है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल कंटेंट मार्केटिंग, तो उसने इसको अब 0 1 2 कर दिया। ठीक है, अगर मैं हम टॉप लेवल रे को नहीं, हम सिंपल रेस को देख लेते हैं। ये मैं कोड आपको दे देता हूँ इसको। लेकिन ना हम इसी को आगे लिख लेते हैं, कोड में भी वैसे भी दे देता हूँ लेकिन हम यहाँ पे सॉर्ट का काम कर लेते हैं। अच्छा, अब मैं एक अरे बनाता हूँ।
और फीचर्स डालते हैं, उसमें मैं लिखता हूँ 5 2 1 3 और 4। ठीक है, तो अगर मैंने इसको डिस्प्ले करवाना है फॉर ईच करा लेते हैं। ये हमारे पास है नहीं, वैल्यू लिख लेते हैं और यहाँ पे को, ठीक है, और लाइन ब्रेक भी डाल देते हैं एक तरफ। इस प्रोग्राम में चलाऊं तो हमारे पास क्या आएगा, ये 5 2 1 3 4। ठीक है, अब मैं इसको सॉर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब अगर मैं सॉर्ट करूँ उसको पहले सॉर्ट यूज करते हैं हम, देखें क्या होता है। 1 2 3 4 5। अब ये देखें, ये खुद ही से अपने उस न्यूमेरिक ऑर्डर में आ गई जिस तरह हमने लेके आना था उसे। ठीक है, डू क्रैकिंग डॉट कॉम से मेरी साइट चेक करना, क्या चेंजेस करूँ इसमें। स्लैक ग्रुप लिंक, स्लैक का ना आपको लिंक मिल जाएगा, या अपनी ईमेल आईडी शेयर कर दीजिएगा मेरे साथ, तो मैं आपको स्लैक में ऐड कर दूंगा। ये डू क्रैकिंग डॉट कॉम क्या चीज़ है। अच्छा, ये 1 2 3 4 5 इस तरह से आ गया। ठीक है, लेकिन अगर मैंने कोई नंबर, कोई ए बी सी होती मेरे पास, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी पी ए बी और एफ। ठीक है, तो अब देखते हैं अब मेरी अरे क्या करेगी, ए बी सी डी एफ, ये लिखना है। अब यहाँ पे देखिए ये सॉर्ट का फंक्शन क्या कर रहा है। अगर मैं इस सॉर्ट का फंक्शन हटाता हूँ अब इस केस के अंदर, तो सॉर्ट का फंक्शन क्या करेगा, आप देखेंगे कि सॉर्ट का फंक्शन हटाता हूँ तो जिस तरह मैंने एलिमेंट को लिखा था उसी तरह से नजर आएगा। लेकिन अगर मैं सॉर्ट का फंक्शन करता हूँ, अब क्या होगा, सॉर्ट का फंक्शन यूज करता हूँ तो ये अरे सॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, इसमें इतनी मुश्किल चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये भी फंक्शन में कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पे। इसके पहले मैं लिख देता हूँ कि ये सॉर्ट का फंक्शन है। ठीक है, ये हो गया। अम, अच्छा, और हाँ, सॉर्ट के बाद हम आ जाते हैं कि अगर मैंने रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करना हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम आर सॉर्ट यूज करते हैं। ठीक है, अब इसी सॉर्ट के फंक्शन को अगर मैं आर सॉर्ट कर देता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे देखें आर सॉर्ट उसको उल्टा कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ए बी सी डी ई आ गया, ई डी सी बी ए, ये रिवर्स ऑर्डर में इसने अरे को सॉर्ट कर दिया। ठीक है, तो आपको कभी अक्सर आपको यूज करने पड़ सकते हैं ये सॉर्ट का फंक्शन। ठीक है, सॉर्ट का फंक्शन या रिवर्स सॉर्ट का फंक्शन आपको अरे के जो एलिमेंट्स हैं उनको अल्फाबेटिकली या न्यूमेरिकली अरेंज करने का कह लें ऑप्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, व्हाट टू राइट फॉर अरेंजिंग इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। यही सॉर्ट करेंगे तो वो कह लें असेंडिंग ऑर्डर में होगा, आर सॉर्ट करेंगे आर सॉर्ट, ठीक है, तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, या रिवर्स सॉर्ट जिसको भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आपका MA Javed63@gmail.com में अभी ऐड कर लेता हूँ आपको।
यही है MA। ठीक है, क्या आपको इनविटेशन मिल गई होगी इस ईमेल आईडी के ऊपर, तो आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। अच्छा अच्छा, सही सही सही, ये आपने क्रैकिंग के लिए यार। अच्छा, मुझे ये एक चीज़ बताइएगा कि आपने ये इस पे आपको फिर गूगल एड्स तो नहीं मिलते होंगे, आप फिर इसके ऊपर अगर आप यहाँ पे क्रैक पेस्ट करते हैं तो आपको एड्स आप कौन से लगाते हैं, या इसमें आप अर्निंग कैसे करते हैं? क्या मेरे ख्याल में यहाँ पे तो मैंने एड ब्लॉकर किया हुआ शायद, क्रोम में नहीं, यहाँ पे एड ब्लॉकर नहीं है मेरे पास। ठीक है, आपके पास कोई ऐड भी नहीं है, तो ये मतलब इस साइट का फ़ायदा क्या है आपको, ये इसका अर्निंग मेथड क्या है, आप मतलब इसका रेवेन्यू मॉडल क्या है? इस पे क्लिक्स तो आपके पास काफ़ी सारे आते होंगे, लेकिन आप अर्न कैसे करते हैं इसमें? अच्छा, लिंक्स के ऊपर करते होंगे, ठीक है, लिंक्स के ऊपर ऐड करते हैं आप। चलें, इसको बाद में देखेंगे। अच्छा, आपको भी ऐड कर लें? यही है आपका ये वाई वाई APH की एक्सेप्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यही है डाउनलोड का बटन। चलें, इसको देख लेंगे बाद में। खैर, हम क्या बात कर रहे थे, हम शॉर्ट और रिवर्स शॉर्ट की बात कर रहे थे, ठीक है। तो अगर आपने सीधे ऑर्डर में लिखना है तो आप शॉर्ट यूज़ करेंगे, अगर आपने रिवर्स ऑर्डर में लिखना है तो आप और शॉर्ट यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, और शॉर्ट। ठीक है, अच्छा, अब आगे चलते हैं हम। शफल, ठीक है। अब शफल नाम से ये पता चल रहा है हमें कि शफल क्या कर रहा होगा, हमारे अरेज के एलिमेंट्स को शफल कर रहा होगा, ठीक है। There may be times when you need to need the elements of an array to be put in random order, such as when you are creating game of playing cards, ठीक है। तो शफल के लिए भी आपको फंक्शन की कई दफ़ा ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो आप कहीं पे भी अगर मैं शफल का ये मैंने सॉर्ट किया हुआ ना, आर सॉर्ट किया हुआ, तो अगर मैं शफल कर दूं इसके बाद ही फौरन, तो वो दोबारा से कह लें अपनी अ, कह लें कि किसी ऑर्डर में नहीं रहेंगे, ठीक है। अगर मैं इसी को प्रिंट कराया हुआ है, ठीक है। अब ये देखें, ये किसी ऑर्डर में आते हैं ना, EDCDA, ABCDE उल्टे ऑर्डर में आते हैं। अगर मैं इसको, अब ये मैंने कह लें शफल किया है, तो अब देखिए ये CDAEB कोई ऑर्डर नहीं है। मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करूंगा तो ये जो पोजीशन है वो चेंज होती रहेगी, क्योंकि शफल का फंक्शन काम कर रहा है। शफल का फंक्शन किसी कह लें रैंडमली चेंज करता है पोजीशन को, किसी एक ऑर्डर में नहीं रखता, ठीक है। तो ये देखें, ये बार बार चेंज हो, ठीक है। तो शफल का फंक्शन क्या कर रहा होगा, चीज़ों को शफल कर रहा होगा, ठीक है। मैं शफल फंक्शन भी लिखती हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब अगला फंक्शन देखते हैं एक्सप्लोड का। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये कई दफ़ा यूज़ भी होता है, ठीक है। कई दफ़ा क्या, ये अक्सर यूज़ होता है। और एक्सप्लोड का काम क्या है, ठीक है।
अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी स्ट्रिंग के ऊपर कोई काम करना है, ठीक है, तो स्ट्रिंग के ऊपर आप इतना कोई सेंटेंस है आपके ऊपर, उस सेंटेंस में कुछ ये कोई पैराग्राफ है आपके पास, उसमें कुछ आपने सर्च करना है या उसके ऊपर आपने कोई डाटा प्रोसेसिंग करनी है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप उस स्ट्रिंग के ऊपर काम नहीं कर सकते, आपको उसको पहले अरे बनाना पड़ेगा। तो एक्सप्लोड का फंक्शन क्या करता है, ये एक्सप्लोड का फंक्शन एक स्ट्रिंग को एक अरे में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। This is a very useful function which is used which you can take a string containing several items separated by a single character or string of character and then place each of these items into an array. अच्छा, ये क्या कह रहा है कि आप कोई भी जितनी मर्जी बड़ी आप स्ट्रिंग ले लें, ठीक है, स्ट्रिंग में एक सेंटेंस हो सकता है पूरा और एक कह लें कि पैराग्राफ भी हो सकता है पूरा, और वो सेपरेटेड हो किसी एक सिंगल कॉमन कैरेक्टर से, ठीक है। जिस तरह हमारे सेंटेंस, हम जो ये सेंटेंस, ये भी स्ट्रिंग है ना पूरा, ये पूरी अरे है अगर, तो ये किस किस से यहाँ पे सेपरेट हुई हुई है, एक स्पेस के कैरेक्टर से सेपरेट हुई हुई है सारी 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 चीजें, ठीक है। तो अब हमारा एक्सप्लोड का फंक्शन क्या करेगा, एक्सप्लोड का फंक्शन उस हर आइटम को, जो स्ट्रिंग के अंदर आइटम है जो सेपरेट हुई है स्पेस से, उसको वो अलग अलग कर देगा, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, इसकी एग्जांपल यहाँ पे भी हुई है एक, वैसे इसमें क्या किया इसने कि डॉलर टेम्प में स्टोर किया, क्या स्टोर किया, एक्सप्लोड स्पेस पे इसने ब्रेक किया, दिस इज ए सेंटेंस विद 7 वर्ड्स, ठीक है। और ये अब क्या होगा, अब हमारे पास जो डॉलर टेम्प है उसमें एक अरे आ जाएगी, एक्सप्लोड का फंक्शन रिटर्न करता है अरे, डॉलर टेम्प के अंदर एक अरे आ जाएगी जिसके अंदर 7 एलिमेंट्स होंगे। वो 7 एलिमेंट्स कौन से होंगे, पहला एलिमेंट होगा दिस, दूसरा इज ए सेंटेंस विद 7 वर्ड्स, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास 7 कैरेक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। इसी एग्जांपल को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको हम अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सप्लोड, ठीक है। यहाँ पे ये बता भी रहा है कि सबसे पहले स्ट्रिंग लिखनी है और फिर डिलिमिटर डालना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं दिस इज ए सिंपल स्ट्रिंग, और अब ये मैंने बताना है इसको कि मैंने कहाँ पे सेव करना है, ठीक है। और इसको हम ना खाली प्रिंट आर कर लेते हैं। प्रिंट आर तो आपको याद है ना, प्रिंट आर हम कब करते हैं, जो हमने देखना हो कि अरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं मेरे पास, अरे के स्ट्रक्चर किस तरह का मेरे पास, ठीक है। इसको चलाते हैं, मेरे ख्याल में हमने गलत लिख दिया है, ये यहाँ पे है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अब इसमें क्या हुआ, ये अरे बन गई मेरे पास, ठीक है। अब इस अरे में क्या है, 0 के ऊपर दिस है, 1 के ऊपर इज है, 2 के ऊपर ए है, और 3 के ऊपर सिंपल, और 4 के ऊपर स्ट्रिंग। अच्छा, अब ये हुआ कैसे, ये मैं कोड आपको पेस्ट कर देता हूँ, एक्सप्लोड का फंक्शन का। अच्छा, आपने ये गिग बनाई है, चलें इसको भी मैं देखते हैं क्लास के एंड पे। मैं जनरल की कोड पेश कर यार, ठीक है, क्योंकि समरी में वैसे काफ़ी क्लाउडेड हो जाता है, समरी में हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें पेश करेंगे। अच्छा, ये एक्सप्लोड का फंक्शन है, ये आप देख लें, कॉपी कर लें। अब देखें एक्सप्लोड का फंक्शन करता है क्या है कि जहां जहां भी स्पेस है ना, उसने वो स्पेस को तोड़ा है, और उससे ये दिस के आगे स्पेस थी ना, तो उसने दिस को इस का पहला एलिमेंट रखा है, उसके बाद स्पेस कहाँ पे थी, यहाँ पे, इसको दूसरा एलिमेंट, यहाँ पे तीसरा एलिमेंट, यहाँ पे चौथा एलिमेंट, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल अगर इसी को मैं एस पे ब्रेक करता हूँ, ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे आएगा टी एच आई, फिर स्पेस आई, फिर स्पेस ए, स्पेस
फिर ये जो भी जहाँ जहाँ भी ऐसा आएगा वहाँ पे ब्रेक हो रहा होगा। ठीक है, अभी तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये पढ़ा जा रहा है दिस इज, अब क्योंकि स्पेस पे ब्रेक हो रहा था, लेकिन अब मैंने एस पे किया है तो वो एस पे ब्रेक करेगा चीजों को। ठीक है, तो ये असल में करता है क्या, ये वाला पैरामीटर, पहले वाला पैरामीटर मुझे ये बताता है कि मैंने जो स्ट्रिंग है उसको कहाँ पे तोड़ना है। तो यूजुअली हमारी जो स्ट्रिंग है वो या तो जो हम बोल रहे होते हैं ग्रामर वाली, वो स्पेस से सेपरेटेड होती हैं। अगर कोई और स्ट्रिंग है तो वो कॉमा से सेपरेट हो सकती है, तो वहां पे मैं कॉमा लगा सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए हम इसको इस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपने देखना हो, कोई प्रोसेस करना हो कि इसके इस सेंटेंस के अंदर इज है या नहीं है, इस स्ट्रिंग के अंदर इज है या नहीं है, ठीक है, तो आप हर वर्ड को आप चेक कर सकते हैं फॉर ईच लगा के, कि अगर आपके पास इज है तो आप रिटर्न कर देंगे मेरे पास इस सेंटेंस के अंदर इज पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आप इस फंक्शन को यूज करने के लिए आप ये वाला काम एक्सप्लोड का फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लोड के बाद इम्प्लोड का फंक्शन भी होता है, और पता नहीं यहाँ पे नहीं है शायद। इम्प्लोड क्या करता है, इम्प्लोड उल्टा काम करता है। ठीक है, इम्प्लोड जो है, जो एक्सप्लोड करेगा चीज़ों को तोड़ने का काम करेगा, एक स्ट्रिंग को एक अरे में कन्वर्ट करेगा। इम्प्लोड क्या करेगा, इम्प्लोड एक अरे को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इम्प्लोड भी करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, अब इस पे यहाँ पे हमने बताना है कि स्पेस किस तरह की रखनी है, और यहाँ पे हम डॉलर यूज कर सकते हैं। कह रहे हैं ना मेरे पूरी, मैं प्रिंट इको पे आता हूँ। एक्सप्लोड क्या करेगा, एक स्ट्रिंग को अरे में कन्वर्ट करेगा। इम्प्लोड क्या करेगा, एक स्ट्रिंग को हमारे पास एक अरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। रेडियो स्ट्रिंग 941, अच्छा इसने इम्प्लोड नहीं किया। अच्छा चलें, इसको बाद में देख लेंगे इम्प्लोड को, मेरे ख्याल में मुझे कुछ गलत यूज कर रहा हूँ। चलें इसको। अच्छा, अब हम आते हैं फंक्शंस एंड ऑब्जेक्ट्स की तरफ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तक किसी का कोई क्वेश्चन? सर फिलहाल तो नहीं है, जब ट्रैफिक आएगी तो इस पर एडसेंस का अकाउंट अटैच करना पड़ता है, तो फिलहाल यार वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने एडसेंस की अगर आपने पॉलिसी वगैरह पढ़ी हो तो आप असल में क्रैक सेल कर रहे हैं। ठीक है, क्रैक सेल करना जो है ना, असल में वो लाइसेंसिंग पॉलिसी के खिलाफ है। ठीक है, तो अगर आप ये इलीगल काम ही है ना एक तरीके से, क्रैक ऑफर करना। अभी तो आप फ्री में दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में गूगल का ऐड अब इस तरह की वेबसाइट्स में पहले लगता था, लेकिन अब शायद इस तरह की वेबसाइट पे ना लगे। तो आप देख लें क्या क्या लगता है इस तरह की वेबसाइट पे ऐड आपको, गूगल के नहीं, फिर किसी और के ऐड जो अजीब अजीब से ऐड होते हैं, काफी सारे ऐड नेटवर्क है, वो वाला आप लगा सकते हैं। मेरे ख्याल में गूगल का एडसेंस का अकाउंट आपका अप्रूव नहीं होगा अगर आपका कंटेंट इस तरह का है, तो क्रैक वाला कंटेंट है सारा, मेरे ख्याल में। ये दोबारा वेरीफाई कर लीजिएगा इसको। Fever, flu, and headache. So last few days I was so I cannot attend to lecture. Can you about this lecture? यार ये समरी आपको मिल जाएगी कि मैंने कोड किए हैं वैसे, तो आप ना एसोसिएटिव अरेज को देख लें पीएचपी की। नहीं, हमने लास्ट 2 डेज में क्या किया था,
हमने कैटेगरीज और टैग्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो आप कैटेगरीज और टैग्स के बारे में देख लें, वर्डप्रेस की कैटेगरीज और टैग्स क्या होते हैं, ठीक है। बड़ा कह लें आपको इजीली मिल जाएगा इसका ट्यूटोरियल वगैरह। इसमें कोई मसला आता है आपको तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो अल्लाह आपको जल्द सेहत याद करे। अच्छा, प्री टैग यूज कर लें हम, चलें प्री टैग यूज कर लेते हैं। प्री टैग क्या करता है असल में, स्पेस को प्रिजर्व करता है जो एडिटर की होती है। चलिए, अच्छा मशवरा दिया आपने। सर मैंने वर्डप्रेस अकाउंट और जैम कर लिया और अब फॉर्म पर पासवर्ड का मसला हुआ पड़ा है। किस पे पासवर्ड का मसला हुआ पड़ा, ये समझ नहीं आई। ये दोबारा आप एक्सप्लेन कर दें, मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई कि किस चीज़ के ऊपर पासवर्ड का मसला हुआ पड़ा। अच्छा, चलें हम अगले लेक्चर की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब ये फंक्शंस जो देखे थे ना हमने, ये स्पेसिफिक फंक्शंस थे रिलेटेड टू अरेज, ठीक है। अब कुछ स्पेसिफिक फंक्शन हम देखेंगे रिलेटेड टू स्ट्रिंग, ठीक है। अब स्ट्रिंग की ऊपर भी काफ़ी सारे कह लें ऑपरेशन करने होते हैं, वो किस तरह से हम करेंगे वो देख लेते हैं। अच्छा, फंक्शंस के बारे में तो देख लिया था हमने काफ़ी सारी चीज़ें। अब कुछ कह लें अब फंक्शन को एडवांस लेवल पे जाके देखेंगे। फंक्शन हैव मैनी एडवांटेजेस ओवर कॉन्टिगुअस इनलाइन कोड, ठीक है। इनलाइन कोड क्या होता है, अगर आप एक ही लाइन में कोड लिखें तो वो इनलाइन होता है, वो उसका कंट्रोल जो है वो उधर ही चल रहा होता है। जो फंक्शन होते हैं वो हमने देख लिया है कि अगर मुझे कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही है फंक्शनैलिटी, तो उसकी जो लाइंस हैं कोड की, वो उसको मैं ग्रुप कर देता हूँ और जब भी मुझे वो फंक्शन चाहिए होता है उसको मैं कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब उस फंक्शंस का फ़ायदा क्या है, इन्वॉल्व लेस टाइपिंग। फॉर एग्जांपल, अगर आपने लॉगिन का फंक्शन एक बना के रख लिया और वेबसाइट के अंदर आपने काफ़ी ज़्यादा लॉगिन के बटन लगाने या लॉगिन के काफ़ी ज़्यादा जगह से आप लॉगिन की फंक्शनलिटी देना चाह रहे हैं, तो अब क्या होगा कि अगर एक फंक्शन बना लूँगा तो मुझे एक फंक्शन लिख लिया, अब मुझे खाली वो कोड को कॉल करना है, ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं करता तो हर दफ़ा जब भी मैंने लॉगिन करना है मुझे सारे के सारे जो इंस्ट्रक्शन है उनको रिपीट करना पड़ेगा। रिड्यूस सिंटेक्स एंड अदर प्रोग्रामिंग एरर्स, ठीक है। जितनी कम टाइप करूंगा मैं अपने कोडिंग के अंदर, उतने मेरे पास कम सिंटेक्स एरर्स होंगे। डिक्रीज द लोडिंग टाइम ऑफ ए प्रोग्राम फाइल्स, डिक्रीज एग्जीक्यूशन टाइम बिकॉज ईच फंक्शन इज कंपाइल्ड ओनली वंस नो मैटर हाउ ऑफन यू कॉल इट, ठीक है। तो फंक्शन ने कंपाइल भी एक ही दफ़ा होना है, जितनी दफ़ा मर्जी आप बुला लें फंक्शन को, तो उसमें मसला नहीं होगा, ठीक है। एक्सेप्ट आर्ग्यूमेंट्स एंड कैन देयरफॉर बी यूज्ड फॉर जनरल एज वेल एज स्पेसिफिक केसेस, ठीक है। तो ये आर्ग्यूमेंट्स जो लेता है ना, ये पैरामीटर्स जो लेता है एक फंक्शन, उसकी वजह से हम उस फंक्शन को किसी भी केस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जिस तरह हमने सॉर्ट का फंक्शन देखा था, तो सॉर्ट का फंक्शन हर तरह की अरे को सॉर्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कोई एक खाली एक एलिमेंट को सॉर्ट करने के लिए लिखता कोई फंक्शन, तो वो खाली उस अरे को काम करता, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स को हम कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन भी हम कल देख लेंगे, आज हम फंक्शंस तक रहते हैं। अच्छा, सबसे पहले फंक्शन हमने ये एक प्रिंट का फंक्शन, ये प्रिंट का फंक्शन भी हमने देखा हुआ है, ठीक है। PHP इन्फो, ये भी हमने बिल्ट इन फंक्शन है, ये दोनों मैंने आपको पहले दिखा दिए थे। प्रिंट का फंक्शन क्या करता है, जो इको हमारे पास एक कंस्ट्रक्ट है लैंग्वेज का, लेकिन इको जो है वो आप कह लें कि हमारे पास एक फंक्शन की तरह बिहेव नहीं करता, लेकिन प्रिंट जो है हमारे पास ये एक फंक्शन की तरह बिहेव करता है, ठीक है। फिर PHP इन्फो है। अब PHP इन्फो वाला फंक्शन क्या काम करता है, PHP इन्फो वाला फंक्शन हमारे पास जो मेरे PHP के जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं, ये जो भी काम हो रहा है वो बता रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ दोबारा से। ये आपके डेवलपर्स के लिए होता है ये वाला फंक्शन, देखने के लिए कि क्या क्या इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के हैं, ठीक है। कोई सेटिंग वगैरह आपने देखनी हो तो वो यहाँ पे आ जाती है। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, ये फंक्शन तो आपने देखे हुए। अच्छा, अब देखते हैं कुछ बिल्ट इन फंक्शन जो स्ट्रिंग से रेलिवेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल की हुई है इन्होंने, ठीक है। यही मैं आपको लिख देता हूँ और आपको करके दिखा देता हूँ।
अच्छा, एक है हमारे पास स्ट्रिंग रिवर्स की, ये सारा मैं डिलीट कर देता हूँ इसको, क्योंकि मैंने आपको अब ये बिल्ट इन फंक्शन है कुछ जो स्ट्रिंग से रेलिवेंट है, ठीक है। ये मैं इसी तरह लिख देता हूँ एस टी आर रिवर्स, ठीक है। अब ये एस टी आर रिवर्स ये वाला फंक्शन क्या काम करता है, ये जो मेरी स्ट्रिंग होती है ना इसको रिवर्स करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने ना हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, इसको ये रिवर्स कर रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ठीक है। तो इसने ये स्ट्रिंग रिवर्सल क्या है और ये स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग को ये रिवर्स कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा फंक्शन क्या है, एस टी आर रिपीट। एस टी आर रिपीट क्या करता है, ये मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे। अब ये क्या करेगा, ये स्ट्रिंग एक ही जो जो भी मैं इसको स्ट्रिंग दूंगा उसको रिपीट करेगा, कितने नंबर ऑफ टाइम्स, वो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट भी मैं देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक, अब ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है और ये सामने उसके पास आपको क्या नजर आ रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स, जितने नंबर ऑफ टाइम्स मैंने उसको रिपीट करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एस टी आर टू अपर, ये क्या काम करता है, ये मेरे पास जो भी मेरी स्ट्रिंग होगी ना उसके सारे के सारे एलिमेंट्स को अपर केस में कर देगा, एस टी आर टू अपर, ठीक है। इसी तरह एस टी आर टू लोअर है, वो सारे सारे केस को ऐसे ही पर अलग लेटर भी छोटा कर देते हैं, इसको ये कर रहा है। और ये क्या कर रहा है हमारे पास, ये कर रहा है तब मैं अगर इसको चलाता हूँ तो देखें क्या होता है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और हिप हिप हो रहे, ये स्पेसेस हमने नहीं दी, स्पेसेस हम दे लेते हैं, यहाँ पे दिए स्पेस, सेव नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हेलो वर्ल्ड हिप हिप हो रहे, ये हिप मैंने एक दफ़ा लिखा था, ठीक है। हो रहे मैंने सारे स्मॉल लेटर में लिखे थे और हेलो वर्ल्ड मैंने उल्टा लिखा था, ठीक है। तो ये वाले फंक्शंस जो हैं ये इस तरह के काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह के बहुत सारे फंक्शन अवेलेबल हैं। ये जब भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जब भी आपको जरूरत पड़े ना कि आप कोई भी स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशन करना है, स्ट्रिंग को रिवर्स करना है या रिपीट करना है, अपर केस में करना है या लोअर केस में करना है, तो आप उस वक्त ही जाके सर्च कर सकते हैं, किसी भी सर्च इंजन के ऊपर, गूगल के ऊपर फॉर एग्जांपल जाके सर्च कर सकते हैं और फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फंक्शन किससे रेलिवेंट है, ठीक है। तो ये मैं पेस्ट कर देता हूँ स्लैब पे, ठीक है। आगे मैंने कमेंट भी लिख दिए कौन सा फंक्शन क्या काम कर रहा है। अच्छा जी, फंक्शन ये हमने देखा हुआ था, इसको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि फंक्शन किस तरह से लिखते हैं हम। पहले फंक्शन का कीवर्ड लिखते हैं, फिर नाम लिखते हैं, फिर कह लें कि पैरामीटर्स देते हैं और फिर अंदर स्टेटमेंट जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे हम अपने जो ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर हम अपनी कह लें कि जो भी कोड लिखना होता है वो यहाँ पर आ जाता है। अच्छा, रिटर्निंग ए वैल्यू ये भी हमने देख लिया था, रिटर्निंग वैल्यू, रिटर्न वैल्यू देख लिया था ना, हाँ रिटर्न वैल्यू देख लिया था। चलें, अब हम देखते हैं एक फंक्शन हम बनाते हैं। यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सा फंक्शन बनाया हुआ है जिसके अंदर ना हम ना 3 एग्जांपल देखेंगे। उसमें हम रिटर्न टाइप्स को देखेंगे कि रिटर्न टाइप्स किस तरह से काम करती हैं, ठीक है। तो अब ये एक फंक्शन है, ये फंक्शन करता क्या है,
ये फिक्स नेम्स, ये फिक्स नेम्स क्या करता है कि फॉर एग्जांपल अगर यूजर ने कोई इनपुट दी हुई है किसी भी तरीके से, कैपिटल में, स्मॉल में, या जिस तरह से भी, ये हम उसको पहला वर्ड कैपिटल करेगा और बाकी जो पहला लेटर है उसको कैपिटल करेगा, बाकी सारों को स्मॉल कर देगा। ठीक है, तो ये फंक्शन फिक्स नेम है। अब ये काम किस तरह से करता है ये आपको यहाँ पे दिखाते हैं। एक फंक्शन बनाया फिक्स नेम्स, ठीक है, राउंड ब्रैकेट लगा ली और यहाँ पे हम फंक्शन लिखेंगे। अच्छा, अब इसने क्या लेना है, इसने तीन नाम लेने, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। ठीक है, अब सबसे पहले हम फर्स्ट नेम को फिक्स करेंगे, वो किस तरह से करेंगे, $n1। अच्छा, अब इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले सारे के सारे लेटर्स को लोअर कर देंगे, str2 लोअर, और यहाँ पे हम कर देंगे n1। ठीक है, लेकिन अब मैंने क्या करना है, n1 के जो जितने भी नाम है वो अगर सारे कैपिटल दिए हैं तो सारे के सारे लोअर में हो जाएंगे, लेकिन अब इसका जो फर्स्ट लेटर है, इस जो भी इस पे रिटर्न होगा, अब ये str2 लोअर कुछ रिटर्न करेगा ना, इसका जो फर्स्ट लेटर होगा अब मैंने उसको कैपिटल करना है। ठीक है, उसके लिए यूसी फर्स्ट का हमारे पास एक फंक्शन होता है, वो हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब ये देखें, ये मैंने क्या किया, ये मैंने एक ही उसके अंदर कर दिया है, n2 भी इसी तरह होगा और n3 भी इसी तरह होगा। ठीक है, हो गया। अच्छा, ये n3, $n3। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, str2 लोअर, ये जो n1 होगा, $n1, इसको हम मैं लोअर केस में कर दूंगा सारों को, फिर जो सारी जो आउटपुट आ जाएगी ना मेरे पास लोअर केस वाली, अब उस लोअर केस में से जो पहला एलिमेंट है उसको अपर केस फर्स्ट। ठीक है, ये फंक्शन है यूसी फर्स्ट, ये करता है जो फर्स्ट लेटर है उसको अपर केस में कर देगा। ठीक है, अच्छा, अब हम इस पे इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, रिटर्न भी कर रहे हैं, यहाँ पे हम रिटर्न भी कर देते हैं। $n1 और $n2 और $3। ठीक है, ये मैंने तीनों को रिटर्न कर लाते हैं हम। अभी तो कुछ किया ही नहीं मैंने, फिक्स नेम्स को कॉल ही नहीं किया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल करता हूँ। अब यहाँ पे हम कुछ भी देते हैं आउटपुट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यही विलियम हेनरी गेट्स लिखा हुआ है यहाँ पे, यही हम लिखते हैं इसी तरह से। अब विलियम उसने सारा कैपिटल लिखा हुआ है, हेनरी में उसने इस तरह से लिखा हुआ है शायद, और गेट्स उसने सारा स्मॉल में लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये मैंने फंक्शन कॉल कर लिया। अब यहाँ पे देखें, ये जो मैंने इनपुट दिया है यहाँ पे ये पहला वर्ड जो है उसमें सारे के सारे कैपिटल है, दूसरा वर्ड है उसमें आर कैपिटल है। ठीक है, पहला वर्ड स्मॉल ही है, और तीसरा जो है उसमें सारे के सारे स्मॉल है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारा फंक्शन इसको सही करता है या नहीं करता। ठीक है, अब मैं रिफ्रेश करते हैं।
अच्छा ये अब इसको मैंने इको भी कराना है क्योंकि ये रिटर्न टाइप है। यहाँ पे देखें कि जो मेरे नेम्स अब यहाँ पे प्रिंट हुए हैं और जो मैंने इनपुट दी थी वो दोनों अलग तरीके के हैं। ठीक है, ये फंक्शन मैं आपको दे देता हूँ, आप इसको ट्राई करने चला के। तो ये फंक्शन कर क्या रहा है, ये फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है, ठीक है, और हम स्ट्रिंग के फंक्शन को यूज करके जो नेम्स है उनको फिक्स कर रहे हैं और उनकी रिटर्न टाइप मैंने सेट रिटर्न जो है वो सिंपल नेम को हमने कंकेटिनेट करके रिटर्न कर दिया। ठीक है, अच्छा आप क्या पूछ रहे हैं, वर्डप्रेस के अकाउंट ओपन करने के लिए जहाँ यूजर नेम माई स्किल पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, अच्छा सही 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 सही। अच्छा इसका भी ना मैं आपको तरीका बताता हूँ, आज बता दूँ, आज बता देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपकी डेटाबेस होगी, जब तक खुलती है मैंने ख्याल में चलाई नहीं, मैंने चलाई है, ठीक है, ये आपकी डेटाबेस है, ठीक है। अब इसमें आपकी जो वर्डप्रेस की डेटाबेस है ना, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं ये डेमो डेटाबेस है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे डब्ल्यू पी यूज़र का एक कॉलम बना हुआ है, ठीक है। अब इस डब्ल्यू पी यूज़र को आप खोलेंगे तो यहाँ पे ना आपका यूज़र नेम और यूज़र पासवर्ड लिखा होगा, लेकिन आप देखेंगे जो यूज़र पासवर्ड है वो इस तरह का नहीं है जो आपने डाला था, ठीक है। तो ये वाला चीज़ असल में ना ये MD5 इंक्रिप्टेड होती है। तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है, आपने करना है MD5 इंक्रिप्टर, ये मैंने खोला ही हुआ है, MD5 इंक्रिप्टर होगा, MD5 इंक्रिप्टर ऑनलाइन आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। MD5 ऑनलाइन, ठीक है, ये सर्च करना है आपने, और यहाँ पे ना जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एडमिन रखना चाह रहे हैं, इसको आप क्रिप्ट करेंगे, ये आपके पास हैश पड़ गया, बन गया, ठीक है। इसको आपने कॉपी करना है और आपने यहाँ पे पेस्ट कर, ठीक है। अब ये कौन सी थी, डेमो वेबसाइट थी, ठीक है। तो अब ये आपका जो पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यूजर पास में जाके आपने MD5 इनक्रिप्टर से जो भी वर्ड आपने पासवर्ड रखना है उसको इनक्रिप्ट करना है, और वो जो कॉपी आएगी MD5 की वो आपने उठा के यहाँ पे रख लेना, ठीक है। तो आपका पासवर्ड जो है वो रीसेट हो जाएगा। Sir, is there any function using which we can move text continuously? For example, there are 3 lines. One line can move from left to right, other from right to left. अच्छा ये जो मसला है ना ये रेलिवेंट है किससे रिलेटेड, HTML CSS से रिलेटेड। तो ये CSS की एनिमेशन में ये बड़े आराम से हो जाता है काम। आप CSS में ना ट्रांसफॉर्म को देखें, CSS में एनिमेशन को देखें कि आपने लेफ्ट टू राइट अगर एक लाइन को मूव करना है कॉन्स्टेंटली तो वो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हाँ MD5 वो टाइप जो है ना वो MD5 ही होती है। तो आपने MD5 जो भी आपने वर्ड रखना है ना उसको आपने इनक्रिप्ट करना है, ठीक है। पहले आप इनक्रिप्ट करें और फिर जो भी MD5 का जो कह लें ये चीज़ आएगी ना, MD5 का हैश आएगा, वो आपने कॉपी करनी है और यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। तो आपका जो पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा, जो यूज़र लॉगिन है वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। नहीं तो आप अपने ईमेल आईडी पे भेज दें वो, अगर आपका इंटरनेट चल रहा है तो। ठीक है, अच्छा क्या कर रहे थे हम, हम्म, अच्छा अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने रिटर्न टाइप क्या की है, रिटर्न हमने सिंपल नंबर्स, सिंपल सॉरी वेरिएबल्स रिटर्न किया, ठीक है। अगर मैंने अब मैंने अरे रिटर्न करनी है, ठीक है,
क्या मैं इसमें अरे रिटर्न करवा सकता हूँ? ठीक है, तो हम इसमें बिल्कुल अरे रिटर्न करवा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं ये करूँ अरे $n1 $n2 और $3। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये काम तो वही हो रहा है। ठीक है, फंक्शन फिक्स नेम वही काम कर रहा है। विलियम हेनरी गेट्स N1 पे जाएगा, विलियम हेनरी गेट्स, यहाँ से सारे लोअर लेटर में हो जाएंगे, और ये यूसी फर्स्ट क्या करेगा, फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देगा। लेकिन अब क्या करेंगे हम यहाँ पे पहले वेरिएबल्स को सिंपल रिटर्न कर रहे थे स्ट्रिंग की फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एज एन अरे रिटर्न कर रहा हूँ। अच्छा, अब अरे एज एन अरे रिटर्न कर लिया, अब यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट करवाना है, तो अब वो कैसे होगा, अब मैं, वो भी बड़ा सिंपल है। इसको मैं नेम इज इक्वल टू फिक्स नेम्स कर लिया हमने। ठीक है, अब ये नेम क्या हो गई, ये अरे हो गई, तो अब इस अरे को मैं फॉर ईच लूप से नेम है, तो ये बड़े आराम से मैं, आप देखें कि आउटपुट वही सेम है। अच्छा, यहाँ पे बस मुझे स्पेस डालनी पड़ेगी। तो अब ये मैंने क्या काम किया है, ये मैंने रिटर्न करवाई है अरे। ठीक है, पहले मैं सिंपल स्ट्रिंग रिटर्न करवा रहा था, और यहाँ पे मैंने दूसरा जो फंक्शन है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ। तो ये अब क्या कर रहा हूँ, मैं एक अरे रिटर्न कर रहा हूँ एक फंक्शन के साथ। पहले मैंने क्या रिटर्न किया था, पहले मैंने खाली एक स्ट्रिंग रिटर्न की थी। ठीक हो गया। आर्ग्यूमेंट बाय रेफरेंस कुछ और देते हैं, स्कोप, इंक्लूड और ये। ठीक है, इंक्लूड और रिक्वायर देख लेते हैं हम। आज का आखिरी टॉपिक, फिर कल का लेक्चर आप मिस ना कीजिएगा, क्योंकि कल हम जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को जल्दी से रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। उसमें देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सिंपल वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम एक क्लास के अंदर जितना कर सकते हैं उनको कर लें। ठीक है, उसको हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, क्योंकि हमने वर्डप्रेस के भी देखना है थीम को, और हमने पीएचपी की भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट को देखना है। तो पीएच जो ओप का कॉन्सेप्ट है खाली, उसको हम देखेंगे। अच्छा अच्छा, अब हम देखते हैं कि इंक्लूड और रिक्वायर फाइल क्या करती है। अच्छा, अब जो पीएचपी है उसमें हम खाली, आपने देखा होगा कि जिस तरह वर्डप्रेस में भी आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा फाइल्स अलग अलग रखी हुई थी, हर काम के लिए अलग फाइल बनी हुई थी। ऐसा नहीं था कि एक ही बड़ी सारी फाइल है और उसी में सारे काम हो रहे हैं। ठीक है, तो अब फाइल को आपस में लिंक करने के लिए, या एक फाइल की चीज़ों को दूसरी फाइल में एक्सेस करने के लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, अब वो पैरामीटर्स किस तरह के होते हैं वो हम देखते हैं। As you progress in your use of PHP programming, you are likely to start building a library of function that you think you will need again. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई फंक्शन बना लिए जो आपका काम आसान करते हैं, और आप उसको किसी और प्रोजेक्ट में भी यूज करना चाहते हैं, तो उसकी आप लाइब्रेरी बना सकते हैं। यू विल ऑल्सो भी probably start using library created by other programmers. आप ऐसा भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल किसी और प्रोग्रामर ने कोई काम किया हुआ, तो आपने उसको अपने साथ अपने लिए काम करवाना है। There is no need to copy and paste these functions in your code. You can save them into separate files and use command to pull them. There are two types of command to perform this action: include and require. ठीक है, तो दो तरीके के काम होते हैं, एक हमारे पास include होता है, दूसरा हमारे पास require होता है। खैर, अब तो
दोनों ही चलती हैं वैसे खैर पीएचपी में। लेकिन खैर अब मैं आपको ना रिक्वायर वंस एक बताया तो काम जल्दी से करके, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मैं ये इंडेक्स डॉट पीएचपी जहाँ पे पड़ी है ना, वहाँ पे मैं एक और अब बनाता हूँ फाइल, लॉगिन डॉट पीएचपी। अब इसके अंदर ना मैं रखता हूँ पीएचपी के कुछ दो वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ। डॉलर यूजर नेम, और डॉलर पासवर्ड, ठीक है। और मैं और फिर अब ये मेरी एक कॉमन फाइल बन गई है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो डॉलर यूजर नेम है और डॉलर पासवर्ड है मैं उनको यहाँ पे एक्सेस कर सकूँ, ठीक है। डॉलर पासवर्ड तो मैं इसको करा लूँ, या डॉलर यूजर नेम, ठीक है। तो मैं इसको करा सकता हूँ। अब मैं इसको चलाता हूँ, चला के देखते हैं। डॉलर पासवर्ड मैंने इको कराया है, तो वो क्या कह रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल पासवर्ड इन लाइन नंबर 24, ठीक है। तो अब इसको इंक्लूड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम शुरू में यहाँ पे हम यहाँ पे पीएचपी शुरू हो रही है, यहाँ पे हम कहते हैं कि रिक्वायर वंस, और मैं अपनी फाइल का नाम देता हूँ। वो फाइल का नाम क्या था, लॉगिन डॉट पीएचपी, ठीक है। अब जब मैं फाइल का नाम दे देता हूँ रिक्वायरमेंट्स करके, तो अब क्या होगा, जो मेरा कोड है वो यहाँ पे इंक्लूड हो जाए, ठीक है। अब मेरे पास जो पासवर्ड वेरिएबल है वो मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। अब मैं लॉगिन डॉट पीएचपी के सारे वेरिएबल्स को, यूजर नेम है उसको भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब वो एक्सेस कैसे कर सकता हूँ, वो एक्सेस कर सकता हूँ रिक्वायर वंस को यूज किया मैंने इसलिए, ठीक है। इसको मैं अब रिफ्रेश करूंगा तो आप देखें डॉलर पासवर्ड की वैल्यू आ गई, ठीक है। डॉलर यूजर नेम अगर मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूँ तो वो भी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखें न्यू यूजर, अच्छा अब ये देखें दोनों वेरिएबल इस फाइल के अंदर नहीं है और मैं इनको प्रिंट नहीं करवा सकता था, लेकिन किस वजह से प्रिंट करवा सकता हूँ, ये रिक्वायर वंस की वजह से, ठीक है। इसी तरह इंक्लूड वंस होता है। अब इंक्लूड और रिक्वायर में क्या फर्क है, वो छोटा सा फर्क है। आपने वैसे जब भी यूज करें तो कोशिश करें रिक्वायर वंस ही यूज करें। इंक्लूड अगर आप यूज करते हैं ना तो वो कोड चल जाता है, अगर फाइल मिले या ना मिले, लेकिन रिक्वायर को अगर फाइल नहीं मिलती कोड आगे नहीं चलता, ठीक है। तो ये छोटा सा फर्क है। तो आप देख लें, आपने रिक्वायर वंस ही यूज करना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो रिक्वायर वंस हमारे पास ये वाला काम करता है। अच्छा जी, सर एक पे इंप्रेशन नहीं आ रहे, आपको स्लैक पे मैसेज किया था, काइंडली सजेस्ट चेंजेस, देयर आर 6 इंप्रेशंस ऑन माय गिग। यार ये मैं ना आज देखता हूँ आपके स्लैक के क्यूरीज को सारों को, ठीक है। तो स्लैक पे एक पर्सनल केस शेयर किया था, मल्टीपल इन्फो इन ए सिंगल बार, ठीक है। चलें ये भी ना मुझे दोबारा कर दें, मैं शाम को दोबारा देखूंगा स्लैक और मैं ना वो आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अच्छा हाँ चलें बस, ठीक है। कल कल का लेक्चर ना मिस कीजिएगा। कल के लेक्चर में ना हमने ऊप के बारे में थोड़ा सा देखना जल्दी से,
अब ऊप के बारे में देखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो जब हम डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे ना, तो हम ऊप के कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे होंगे, और जब कोई आप एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें भी ऊप के कॉन्सेप्ट आपने यूज़ करने होते हैं। तो चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं इंशाल्लाह।